जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि सौरन की रिंग को मॉर्डर के माउंट डूम ज्वालामुखी के आग में डालकर नष्ट किया जा सकता है और इस काम को करने के लिए 9 लोगों की एक टीम बनाई गई जिसका नाम द फेलोशिप ऑफ द रिंग दिया गया। अब इस पार्ट में हम देखेंगे इन 9 लोगों की टीम के मॉर्डर जाने के सफ़र को। क्या इस सफ़र के दौरान ये टीम एक साथ रहती है? क्या इस टीम के सारे लोग जिंदा रह पाते हैं? इन सब का जवाब इस सफ़र में ही मिलेगा। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद अगले दिन ये टीम मॉर्डर जाने के सफ़र को शुरू करने वाले हैं। ये सफ़र करीब 40 दिनों का है और आज की रात ये लोग आराम कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं स्टाइडर को जो कि अपनी माँ की मूर्ति के पास बैठा था। उसकी माँ मर चुकी है। यहाँ हमें स्टाइडर के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। दरअसल स्टाइडर का असली नाम एरागॉर्न है और वो इसिल्डुर के ख़ानदान का आखिरी वंशज है। इसिल्डुर वही है जिसने आज से करीब 3000 साल पहले सौरन से वो रिंग ली थी। जब स्टाइडर बच्चा था तभी उसकी माँ उसको लेकर रिवेंडल आ गई और तब से स्टाइडर रिवेंडल में ही एल्व्स के साथ रह रहा है। लेकिन कुछ भी हो, है तो वो एक योद्धा ही। उसके शरीर में अब भी योद्धा का खून बह रहा है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ये टीम जाने वाली होती है, लेकिन जाने से पहले बिल्बो फ्रोडो को अपनी एक तलवार देते हैं। इस तलवार की खासियत यह है कि वो तलवार बहुत हल्की है और जब भी ऑर्क्स इसके सामने आते हैं ये तलवार नीली पड़ जाती है। इसके अलावा बिल्बो फ्रोडो को एक कपड़े के अंदर पहनने वाला कवच भी देते हैं जो कि पंख से हल्की होती है और ड्रैगन की चमड़ी जितनी मजबूत होती है। ये कवच फ्रोडो के बहुत काम आने वाला है। फ्रोडो इसे पहनने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है कि तभी बिल्बो उस रिंग को देखते हैं। वो रिंग फ्रोडो ने अपने गले में लटका रखी थी। उस रिंग को देखते ही बिल्बो की आंखें पूरी काली हो जाती है और वो उस रिंग को लेने की कोशिश, लेकिन फ्रोडो अपने कपड़े वापस से पहन लेता है। बिल्बो भी अपने आप को संभाल लेते हैं। ये रिंग का नशा है ही इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी इसके नशे से बच नहीं पाता। इसके बाद ये 9 लोगों की टीम फेलोशिप ऑफ द रिंग अपने सफ़र के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इस टीम को लीड करना था फ्रोडो को क्योंकि वही रिंग बैरियर था, लेकिन उसे तो मॉर्डर किस तरफ है वो भी नहीं पता, लेकिन गैंडल्फ उसका हमेशा साथ देते हैं। ये लोग काफ़ी दूर चलते हैं और एक पथरीले इलाके पर आके रुकते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। यहाँ बोरोमिर पिपिन और मेरी को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। अब यहाँ से आगे मोरोडोर जाने के लिए 3 रास्ता था और उनको सोच समझ कर एक रास्ता चुनना था जो कि ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा खतरनाक ना हो। वो 3 रास्ते जो उनके पास थे वो थे रोहान का दर्रा, मोरिया की सुरंग और तीसरा रास्ता था कैराधरस का दर्रा। ये लोग इसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी लेगोलेस देखता है एक बड़ा सा पक्षियों का झुंड इनकी तरफ आ रहा था। ये पक्षियों का झुंड असल में सैरुमैन के खबरी होते हैं और अगर इन पक्षियों ने इन सब को देख लिया तो सैरुमैन को पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ हैं और वो इन्हें मारने के लिए ऑक्स भेज देगा। लेकिन इन पक्षियों को ना पता चले इसीलिए ये सब लोग उन पत्थरों में छिप जाते हैं और वो पक्षियों का झुंड वहाँ से गुजर जाता है। लेकिन उन पक्षियों की झुंड ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए अब इनको जल्दी से तय करना था कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। तभी गैंडल्फ उन सबसे कहते हैं कि हमें कैराधरस के दर्रे से जाना चाहिए। कैराधरस एक बर्फीला पहाड़ है जो कि इनके सामने ही था। अब इस टीम के सारे लोग कैराधरस पर चढ़ने लगते हैं। ये लोग काफ़ी दूर तक चढ़ चुके थे। तभी एक जगह पर फ्रोडो गिर जाता है और नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। स्टाइडर उसे बचा लेता है, लेकिन फ्रोडो के गले से वो रिंग नीचे गिर चुकी थी और वो रिंग बोरोमिर उठाता है। यहाँ मैं आपको बोरोमिर के बारे में बता दूँ, ये गोंडोर से आया है जो कि मिडिल अर्थ का ही एक जगह है। बोरोमिर को इस रिंग का बहुत लालच है और ये लालच हम यहाँ देख सकते हैं। जब उसने उस रिंग को उठाया तब वो इस रिंग को बड़ी लालची निगाहों से देख रहा था, लेकिन उसने वो रिंग वापस फ्रोडो को दे दी। इसके बाद ये लोग फिर से उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिए। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारूमान को पता चल गया है कि फ्रोडो और बाकी सब कैराधरस के पहाड़ से होकर जा रहे हैं। वो अपनी जादू से एक बड़ा सा तूफान उनकी तरफ भेजता है। इधर फ्रोडो और बाकी सब उस पहाड़ पर बड़ी मुश्किल से चढ़ रहे थे और तभी वो तूफान आता है और एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा इनके ऊपर आके गिरता है। इन लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब ये लोग उस पहाड़ से होकर नहीं जा सकते थे। तो अब तय ये करना था कि जाना कहाँ से है। उनको ये जल्दी से तय करना था क्योंकि वो तूफान काफ़ी तेज हो रहा था। गैंडल्फ कहते हैं कि अब हम रोहान के दर्रे से चलते हैं, लेकिन बोरोमिर कहता है कि वो रास्ता आइजनगार्ड से काफ़ी नज़दीक है और अगर हम वहाँ से जाएंगे तो सैरुमैन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी गिमली, वो ड्वार्फ, उनसे कहता है कि उन लोगों को मोरिया के सुरंग से होकर जाना चाहिए। दरअसल ये मोरिया की सुरंग गिमली के भाई बिमली का होता है और वो उनसे कहता है कि अगर हम वहाँ से चलें तो मेरा भाई आप सबका अच्छा स्वागत भी। यहाँ पर हम गैंडल्फ के चेहरे पर एक डर देखते हैं। दरअसल मोरिया की सुरंग में एक बहुत पुराना मॉन्स्टर रहता है जो कि बहुत ताकतवर है और उसे हराया नहीं जा सकता। ये बात सिर्फ गैंडल्फ को ही पता थी। इधर तूफान और भी ज़्यादा तेज हो गया था। इन्हें जल्दी से डिसाइड करना था कि कहाँ से जाना चाहिए। तब गैंडल्फ कहते हैं कि रिंग बैरियर मतलब कि फ्रोडो को ही इस बात को डिसाइड करना चाहिए। फ्रोडो कुछ देर सोचता है और वो बोलता है कि हमें मोरिया के सुरंग से होकर जाना चाहिए। गैंडल्फ वहाँ से होकर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब उन सबको वहीं
से होकर जाना था। यहाँ मोरिया के रास्ते में गैंडल्फ फ्रोडो से कहते हैं कि बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हैं जो कि इस टीम के बाहर से आ रही है और बहुत सारी बुरी शक्तियाँ जो इस टीम के अंदर से भी आ रही है। फ्रोडो गैंडल्फ से पूछता है कि फिर मैं किस पे भरोसा करूँ। गैंडल्फ कहते हैं कि किसी पर भी नहीं, खुद पर भरोसा करो। यहाँ बातों ही बातों में गैंडल्फ फ्रोडो को मोरिया के अंदर के मॉन्स्टर के बारे में भी हिंट देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि अच्छाई से बहुत ताकतवर है और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं परखा है। यहाँ बातों ही बातों में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और वो लोग मोरिया के दीवार तक पहुँच गए और अब इन्हें इस दीवार से वो दरवाज़ा ढूंढना होगा जिससे वो लोग इस सुरंग के अंदर जा सके। मोरिया के दरवाजे चांद की रोशनी में ही दिखते हैं और गैंडल्फ उस दरवाजे को ढूंढ भी लेता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए एक पहेली को सॉल्व करना था जो कि उसी दरवाजे पर लिखा था। गैंडल्फ बहुत कोशिश करते हैं उस पहेली को सुलझाने की, वो काफ़ी सारे मंत्रों का भी यूज़ करते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। अब सब लोग बैठकर सोच रहे थे कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाए। इधर पिपिन पानी में जोर जोर से पत्थर फेंक रहा था। स्टाइडर उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है कि तभी फ्रोडो को उस पहेली का हल मिल गया था और वो दरवाज़ा खुल भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग इसके अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे कंकाल वहाँ पर पड़े हैं, वो सारे ड्वार्फ्स की लाशें थी। तभी उस नदी से एक बड़ा सा क्रिएचर बाहर आता है और उन सब को मारने की कोशिश करता है, खासकर फ्रोडो को। लेकिन लेगोलैस, बोरोमिर और स्टाइडर ये तीनों उस क्रिएचर से फ्रोडो को बचा लेते हैं और वापस से उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। वो क्रिएचर भी वहाँ आने लगता है लेकिन इतने में उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये लोग बच जाते हैं। अब इनको ये सुरंग पार करनी थी और इस सुरंग के दूसरे तरफ पहुँचने में उनको 4 दिनों का टाइम लगता। यहाँ हमें पता चलता है कि मोरिया का खजाना सोने या फिर चांदी में नहीं था बल्कि मिथ्रिल में था। मिथ्रिल एक तरह का मेटल है जो कि बहुत हल्का लेकिन बहुत मजबूत होता है। यहाँ गैंडल्फ सबसे कहते हैं कि बिल्बो के पास एक कमीज है जो कि मिथ्रिल से बना है, जो कि उसके दोस्त ने उसे दिया है। दोस्तों ये वही शर्ट थी जो बिल्बो रिवेंडल से निकलते वक्त फ्रोडो को दे रहे थे। फ्रोडो किसी से भी कुछ नहीं बोलता और सब आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ ये लोग एक ऐसे जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर 3 रास्ते थे और गैंडल्फ रास्ता भूल चुका था और ये लोग अब वहीं पर बैठकर इंतजार कर रहे थे कि गैंडल्फ को वो रास्ता याद आ जाए। यहाँ फ्रोडो देखता है कि उस सुरंग में कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से गैंडल्फ के पास जाता है और उससे कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। गैंडल्फ कहते हैं कि वो गोलम है, वो पिछले 3 दिनों से हमारा पीछा कर रहा है। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 देखी है तो आपको पता होगा कि गोलम कौन है। जब रिंग 2500 सालों तक खोई रही उसके बाद रिंग गोलम के पास ही आई थी और उसके पास 500 सालों तक थी। यहाँ गैंडल्फ फ्रोडो को गोलम के बारे में काफ़ी सारी बातें बताते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि गोलम का असली नाम स्मेगल है और वो रिंग इसे वहाँ तक खींच लाई। गोलम के ज़िंदगी में अब भी बहुत सारे काम बाकी है जो कि उसे करना है। अब वो काम अच्छा है या बुरा ये तो किसी को भी नहीं पता। फ्रोडो कहता है कि काश बिल्बो ने उसे उसी दिन मार दिया होता तो आज हम यहाँ नहीं फंसते। गैंडल्फ कहते हैं कि हो सकता है गोलम का जिंदा रह जाना किसी के लिए अच्छा साबित हो जाए। दोस्तों गोलम को याद रखना, ये पार्ट 3 और 4 में काम आएगा। इसके बाद गैंडल्फ को याद आ जाता है कि उन्हें कौन से दरवाजे से जाना है। अब चलते चलते वो लोग ड्वार्फ्स के बहुत पुराने साम्राज्य में पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। थोड़ी दूर और आगे चलने पर इन्हें ड्वार्फ्स की लाशें मिलती हैं जो कि कंकाल बन चुके थे। यहाँ पर इन्हें गिमली के भाई बिमली का कब्र भी मिलता है जो उस साम्राज्य का सरदार था। गिमली वहाँ बहुत रोता है। दरअसल ऑर्क्स की सेना ने इन सब को मार दिया होता है और अब इस सुरंग में ऑर्क्स का राज है कि तभी वहाँ पिपिन से एक लाश एक कुएं में गिर जाती है जिस वजह से बहुत आवाज होता है और अब ऑर्क्स इन्हें मारने के लिए तभी फ्रोडो का वो तलवार जो बिल्बो ने दिया था वो नीला हो जाता है, जिसका मतलब था कि ऑक्स इनके काफी नजदीक थे। यहाँ ऑक्स की एक बड़ी सेना इन सब पर अटैक कर देती है। लेगोलैस, बोरोमिर, स्टाइडर और बाकी हॉबिट्स ये सब उन ऑक्स से लड़ते हैं और फ्रोडो को बचाते हैं कि तभी वहाँ पर एक केव ट्रॉल आता है। केव ट्रॉल एक तरह का दानव होता है जो कि सुरंगों में ही रहता है। ये केव ट्रॉल इन सब पर भारी पड़ता, कोई भी इसे नहीं मार पा रहा था। वो केव ट्रॉल अब फ्रोडो के पीछे पड़ जाता है। बाकी सब फ्रोडो को बचाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो केव ट्रॉल फ्रोडो के पेट में एक भाला घुसा देता है। फ्रोडो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब लेगोलैस, बोरोमिर, स्टाइडर और बाकी हॉबिट ये सब उस केव ट्रॉल को मारने के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मार भी देते हैं। अब इन सब के आंखों में आंसू था क्योंकि फ्रोडो मर चुका था। लेकिन तभी फ्रोडो अपनी आंखें खोलता है। उसे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने बिल्बो का दिया वो शर्ट पहना था जो मिथ्रिल से बनी थी। टीम के सारे लोग खुश हो जाते हैं लेकिन अब भी उनके पीछे लाखों की संख्या में ऑक्स थे। वो सब वहां से भागते हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि एक जगह पर जाकर इन सब को ऑक्स
चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी किसी मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज़ वहाँ आती है और वो सारे ऑक्स वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों ये वही मॉन्स्टर है जिसका डर गैंडल्फ सबसे कहते हैं कि इसका नाम बैलरॉक है और ये दुश्मन तुम में से किसी से भी नहीं निपटेगा। वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें एक ब्रिज पर पहुँचना था। रास्ते में उन्हें बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ पार करनी थी जो कि नीचे की तरफ थी, लेकिन इन सीढ़ियों के बीच में एक बड़ा सा गैप था। लेकिन वो लोग जैसे तैसे उस गैप को पार कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं उस ब्रिज पर। लेकिन यहाँ पर वो मॉन्स्टर बैलरॉक भी आ जाता है। गैंडल्फ उसे अपने जादू से हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटता और इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो ब्रिज टूट जाती है और बैलरॉक नीचे गिर जाता है। यहाँ नीचे गिरते गिरते वो गैंडल्फ को भी अपने साथ ले जाता है और गैंडल्फ मर जाते हैं। इस टीम का एक मेंबर अब मर चुका था जो कि इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। स्टाइडर हॉबिट्स और बाकी सबको लेकर उस सुरंग के बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद सारे हॉबिट्स वहीं बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन स्टाइडर उन्हें वहां से लेकर चला जाता है क्योंकि रात होने पर उस जगह पर ऑर्क्स की सेना पूरी तरह से भर जाए। चलते चलते अब ये लोग पहुंचते हैं एक जंगल में जहां गैलेड्रिन जो कि एक एल्फ होती है उनका राज है। यहाँ ये लोग काफ़ी सतर्कता से हर एक कदम रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ एल्व्स पकड़ लेते हैं। वो सैनिक उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते क्योंकि उनके पास वो रिंग होती है। लेकिन स्टाइडर के लाख समझाने के बाद वो सैनिक उन लोगों को रानी गैलेड्रिन के पास ले जाते हैं। गैलेड्रिन उन सब के चेहरे देख के समझ जाती है कि उनकी टीम का एक मेंबर मर चुका है। गैलेड्रिन उन सब से आज की रात यहाँ बिताने को कहती है और अगली सुबह वो उन सब को वहाँ से जाने का आदेश दे देती है। यहाँ गैलेड्रिन हॉबिट्स को बहुत समझाती है ताकि उनके मन से गैंडल्फ की मौत हट जाए। अब ये लोग यहीं पर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर भी हंसी नहीं होती। सब गैंडल्फ के साथ बिताए लम्हों को याद कर रहे थे। अब काफ़ी रात हो चुकी है और सब सो भी गए हैं, लेकिन फ्रोडो अभी तक नहीं सोया होता कि तभी गैलेड्रिन उसके पास से गुजरती है। फ्रोडो उसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ गैलेड्रिन फ्रोडो को एक आईने में दिखाती है कि आगे क्या क्या होने वाला है। फ्रोडो उस आईने में देखता है कि उसका गांव सायर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ऑक्स ने वहां पर कब्जा कर लिया है। फ्रोडो ये देखकर डर जाता है और गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं गैलेड्रिन को भी उस रिंग का लालच होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। अगली सुबह गैलेड्रिन इन सब को बेहतरीन तोहफों के साथ वहाँ से विदा करती है। लेगोलेस को वो एक बहुत ही मजबूत धनुष देती, पिपिन और मैरी को बहुत जंगों में यूज किया गया खंजर, सैम को एक जादुई रस्सी, बोरोमीर को एक बहुत ही मजबूत ढाल, स्टाइडर को एक तलवार और फ्रोडो को एक लाइट बल्ब देती है जिसमें किसी तारे की रोशनी कैद थी। गैलेड्रिन गिम्ली से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। गिम्ली बोलता है कि उसने सूर्य की रोशनी से ज्यादा चमकदार एल्फ को देखा है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी गिम्ली गैलेड्रिन से उनके 2-3 बाल मांग लेते हैं। गैलेड्रिन ने सबको अलग अलग तोहफा तो दिया ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सारे लोगों को एल्फ्स के कपड़े भी पहनाए जो कि उनको ऑक्स से छुपने में मदद करेंगी। इसके बाद वो सभी पानी के रास्ते से आगे के सफर पर निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं सैरुमैन को। सैरुमैन उन ऑर्क्स की सेना के सेनापति उरक-हाई को उन हॉबिट्स को जिंदा लाने के लिए भेज और उससे ये भी कहता है कि अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे मार दो। इधर फ्रोडो और बाकी सब पूरा दिन नदी के रास्ते सफर करते हैं और रात में एक जगह पर ठहरते हैं। यहाँ बोरोमीर स्टाइडर से कहता है कि हमें गोंडोर की सेना की मदद लेनी चाहिए। स्टाइडर कहता है कि नहीं, मैं इस रिंग को तुम्हारे सैनिकों के पास भी नहीं आने दूंगा। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। अगली सुबह ये लोग फिर से नदियों के रास्ते सफर करते हैं। काफी दूर आने के बाद अब वो एक झील के पास आ गए थे। यहाँ पर ये लोग रुक जाते हैं। स्टाइडर कहता है कि दिन भर हम यहीं रुकेंगे और रात में झील पार करेंगे। यहाँ फ्रोडो अकेला रहना चाहता था, जिस वजह से वो जंगल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर उसे बोरोमीर मिलता है जो कि लकड़ियाँ चुन रहा था। यहाँ बोरोमीर फ्रोडो से कहता है कि ये रिंग मुझे दे दो, इस रिंग की मदद से मैं अपने राज्य को बचा लूंगा। बोरोमीर फ्रोडो से वो रिंग छीनने लगता है, लेकिन फ्रोडो उस रिंग की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि फ्रोडो ने इस रिंग का इस्तेमाल किया, इसीलिए अब ऑक्स को पता चल गया कि फ्रोडो कहाँ है। यहाँ स्टाइडर फ्रोडो के पास आता है, लेकिन अब फ्रोडो को किसी पे भी भरोसा नहीं होता और वो इस सफ़र को अकेले ही तय करना चाहता है। स्टाइडर कहता है कि मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ली है। फिर फ्रोडो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने आप से बचा सकते हो। ये सुनकर स्टाइडर शांत हो जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑक्स की सेना आ जाते हैं और ये सब उनसे लड़ने लगते हैं। यहाँ ऑक्स और फेलोशिप ऑफ द रिंग की टीम में काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ऑक्स की सेना का लीडर उरक-हाई बोरोमीर को मार देता है और स्टाइडर उरक-हाई को मार देता है। ऑक्स की सेना पिपिन और मेरी को लेकर चली जाती है क्योंकि उनसे कहा गया था कि हॉबिट के पास रिंग है और उसे जिंदा लाना है, और ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इधर दूसरी तरफ फ्रोडो अपनी बोट से आगे जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ सैम और उसे अकेले नहीं जाने देता। सैम भी फ्रोडो के साथ चला जाता है। अब ये टीम फेलोशिप ऑफ द रिंग पूरी तरह से बिखर चुकी थी। इस टीम के 2 मेंबर मारे गए। 2 मेंबर को ऑक्स ने पकड़ लिया।
फ्रोडो और सैम एक साथ मॉर्डोर के लिए निकल गए और लेगोलस, स्टाइडर और गिमली ये तीनों इसी जंगल में रह गए। ये लड़ाई खत्म होने के बाद लेगोलस, स्टाइडर और गिमली ये तीनों पिपिन और मैरी को बचाने चले गए और इधर दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम ये दोनों मॉर्डोर पहुंच चुके थे। और इस तरह से रिंग को खत्म करने के लिए जो टीम निकली थी, फेलोशिप ऑफ द रिंग, वो टीम अब पूरी तरह से बिखर गई और इसी के साथ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग मूवी खत्म हो जाती है।